हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने जैसा आपको कमिट किया था कि पैरेलल में पेडागोजी शुरू कर देंगे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक यूनिट मैंने आपको कंप्लीट दे दी है, ठीक है। एंड आज से हम पेडागोजी का कंटेंट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम डिले नहीं करेंगे, इसी को भी हमने साथ में ही शुरू कर दिया है। ना पेडागोजी में जैसा सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया है वो संबंधित है संचार से, कम्युनिकेशन से। संप्रेषण कहें या संचार कहें, एक ही बात है ना। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लाइक इसको लगभग जो भी ऐसे जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ भी पढ़ेंगे, मार्केटिंग में पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, क्योंकि एक दूसरे से जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, अंतक्रिया की बात करते हैं, तो ये आता है। एजुकेशन में भी इसको पढ़ा जाता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है वहाँ भी पढ़ा जाएगा कि कैसे बातचीत या इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है। तो एक बहुत ही जनरल नेचर की टॉपिक है, लेकिन हमको एक विशिष्ट नज़रिए से इसे पढ़ना है, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से यहाँ पेडागोजी पढ़ रहे हैं। पेडागोजी इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऐसा नहीं कोई अलग सी चीज़ है शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी, वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान में ही एक विशिष्ट हिस्सा है। अब हम इस दृष्टि से जब संचार को पढ़ रहे हैं तो कुछ विशेष बातें हमें यहाँ जाननी होगी। तो हम शुरू करेंगे संचार की कंसेप्ट से कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं संचार को, संप्रेषण को, और फिर हम स्पेसिफिकली बात करने लगेंगे जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसकी, कि कक्षा कक्ष में संचार का क्या कार्य है या कैसे ये प्रभावी हो सकता है, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और एक अध्यापक जो है वो क्या चीज़ें करेगा कि इन बाधाओं से कोई समस्या उत्पन्न वास्तव में ना हो पाए, या इन बाधाओं से वो अपनी कक्षा को बचा पाए, उसके लिए एक अध्यापक क्या क्या करेगा। साथ के साथ ही जो आपको सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है, लिखा गया है, दैट वर्बल एंड नॉन वर्बल स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन, की संचार की शाब्दिक और अशाब्दिक तकनीकें कौन कौन सी है, तो उनकी चर्चा भी हम करेंगे। ऑल्दो बहुत जटिल नहीं है, पढ़ने में सरल लगेगा ये टॉपिक आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो पढ़ने में आसान लगेगा, सवाल भी अगर ढंग से समझ लिया आपने तो कोई बहुत जटिल नहीं बनता है। एक मीडियम या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और पढ़ लोगे तो एक यूनिट कंप्लीट होगी, कॉन्फिडेंस अलग आएगा। बहुत बड़ी यूनिट भी नहीं है, ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन पढ़ के आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कंट्रोल में ही ना है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में सिलेबस आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, संचार की अवधारणा क्या है। ये संचार तो हम जानते हैं कि हम जब अंतरक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस अंतरक्रिया में कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज हम पहुंचाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता है मैसेज, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाता है, और ये जो मैसेज के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, वास्तव में इसी को क्या कहते हैं, संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। सो लेट्स सी कि संचार सामान्यतः व्यक्तियों, समूहों या स्थानों के बीच सूचना या संदेशों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है, ठीक है। अब जो मैंने बात एक जनरल मैनर में कही, उसी को जब हम एकेडमिक दृष्टि से कहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे कि सामान्यतः व्यक्तियों के मध्य, समूहों के मध्य या स्थानों के मध्य। अब स्थानों के मध्य कैसे, कि भाई कोई जैसे कहते हैं ना, भाई एक देश ने दूसरे देश से ये कहा कि अमेरिका ने कहा भारत को ऐसे ऐसे, वास्तव में वो कौन कहेगा, वहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा, लेकिन लिखा क्या जाएगा कि उस स्थान ने इस स्थान से ऐसा कहा, ऐसा संदेश दिया, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, समूह या स्थानों के बीच सूचना या संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है, उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। यह दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और लगभग सभी गतिविधियों के केंद्र में है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये संचार की प्रक्रिया लगभग आपके दैनिक जीवन की सभी गतिविधियों के केंद्र में है। जैसे हम शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल संचार एक केंद्र बिंदु है। संचार के बिना क्या शिक्षण अधिगम संभव है,
वास्तव में संभव नहीं है। अगर टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस बात करें तो वहाँ ये इंटरेक्शन या मैसेज का आदान प्रदान होगा, तभी हम कहेंगे कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे ही हम बात करें सिंपली कि भाई किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध जो हैं वो कैसे हैं, वो भी संचार पर ही निर्भर करेगा। संचार से ही वो रिलेशनशिप डिफाइन होगी, स्ट्रॉन्ग है या बुरी है कि अच्छी है, जैसी भी है वो संचार के कारण है। ठीक है, इसी तरीके से हम कहें कि किसी को कोई प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ाना है आगे या अप्रूवल लेना है, उसके लिए भी संचार काम आएगा। कोई भी चीज़ हम कहें, कोई भी काम होना है तो वहाँ संचार हमेशा केंद्र में होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया ये है ना। ऐसी सभी गतिविधियों के केंद्र में जिसमें हम संलग्न होते, शैक्षिक प्रक्रिया में संचार ज्ञान, विचारों और सूचनाओं के प्रसारण को सुगम बनाते हुए एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जो शैक्षिक प्रक्रिया है, एजुकेशनल प्रोसेस है, उसमें क्या करता है संचार, तो ज्ञान को, विचारों को और सूचनाओं को प्रसारण करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में या एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में, इस प्रक्रिया को करने में इसको सुगम बनाते हुए यानी इसको सरल बनाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिंपल बात है कि मुझसे जो बातें आप तक पहुंच रही हैं उसमें भी कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपसे कोई बात मुझ तक पहुंचेगी उसमें भी ये संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। ठीक है, या हमारे देश के राष्ट्रपति से जो देश की जो जनता है वहाँ तक कोई बात पहुँचे तो वहाँ भी संचार की प्रक्रिया शामिल होगी, और कोई कंपनी का मालिक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक कुछ पहुँचाना चाहें तो वहाँ भी संचार की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। तो ये लगभग सारी गतिविधियाँ जिनमें हम संलग्न होते हैं उनमें सेंटर है, केंद्र बिंदु है, इसके द्वारा ही सभी गतिविधियाँ संपन्न हो पाती हैं ना। संचार की परिभाषा, ये तो इन जनरल हमने बात करी संचार की। अब स्पेसिफिकली इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की हम बात करें तो पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो शब्द है अंग्रेजी का कम्युनिकेशन, तो उसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो लैटिन का शब्द है कम्युनिस। तो कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से। और कम्युनिस का क्या अर्थ है, सामान्य। ठीक है, तो कम्युनिकेट का अर्थ है किसी चीज़ को सामान्य बनाना, साझा करना या ज्ञात करना। तो ये कम्युनिस्ट जो शब्द है जिसका मतलब सामान्य है, कॉमन है, उस कॉमन से क्या अर्थ है यहाँ पर, उस आधार पे हम कम्युनिकेशन के अर्थ को समझ रहे हैं। तो किसी चीज़ को सामान्य बनाना यानी कई सारे लोगों के बीच में उसको कॉमन कर देना, उसे साझा करना, उसे शेयर करना, ट्रांसमिट करना या उसे ज्ञात करना। कीथ डेविस कहते हैं संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। देखो ये डेफिनेशंस अगेन वापस कह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट सिर्फ मैं क्लास में करा रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको बुक्स में मिलेंगी। सिंपली किस लिए करते हैं हम डेफिनेशन को याद, डेफिनेशन आपसे डेफिनेशन के रूप में पूछे जाने की संभावना 1 to 2% है। हम किस लिए करते हैं, ताकि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको इनसे लिंक मिलता है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कीथ डेविस ने सिंपली कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या है, संचार है। सो मुझ तक आपको इंडिविजुअली, आप में से हर एक को कुछ मिल रहा है, किसी प्रकार की सूचना, किसी प्रकार की समझ आप तक पहुंच रही है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ ग्रिफिन कहते हैं संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। सिमिलर सी डेफिनेशन होंगी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम सभी कम्युनिकेशन को ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, एक व्यक्ति से समूह तक या एक समूह से एक व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है, संप्रेषण है। तो सिमिलरली ये भी कह रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना को संप्रेषित करना यानी पहुंचा पाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखें, मेयर का है। मेयर क्या कहते हैं, संचार शब्दों, पत्रों या संदेशों द्वारा पारस्परिक आदान प्रदान है
विचारों या रायों का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह अपनी सोच और रायों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य है। इनका मत ये है कि शब्दों द्वारा, पत्रों द्वारा या संदेशों द्वारा जो पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं, तो संचार कैसे कैसे हो सकता है, तो शब्दों के माध्यम से हो सकता है, पत्रों के माध्यम से हो सकता है, या और किसी प्रकार के संदेश, जैसे हमारे चैट्स हैं जो आजकल हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, वहाँ भी हम कोई ना कोई बात को, किसी न किसी प्रकार के विचार को साझा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो भी संदेश है एक प्रकार के। ठीक है, तो इनको आपस में लेना देना, आदान प्रदान करना, आपकी विचार, आपके राय यानी आपकी ओपिनियन, किसी बारे में आप क्या सोचते हैं, ये इन सब का पारस्परिक आदान प्रदान ही क्या है, संचार है। यह अपनी सोच और राय को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य। तो मैं मेरी सोच को अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ तो मुझे कम्युनिकेट करना होता है, मुझे इस संचार की प्रक्रिया में संलग्न होना होता है। तो जैसे कोई नेता है, वो नेता अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उन तक किसी बात को पहुंचाना चाहता है, अपनी राय को, अपने विचारों को पहुंचाना चाहता है, तो निश्चित ही वो क्या करेगा, वो उनसे संचार करेगा। तो ये अपनी बात रखना या पहुंचाना किसी तक संचार के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट, बर्नार्ड कहते हैं संचार सहयोगात्मक समूह गतिविधि की नींव है, कि जब भी सहयोग के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा कोई भी समूह गतिविधि की जाएगी, यानी ग्रुप एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यानी कई सारे लोग उसमें संलग्न हैं, तो ऐसी गतिविधि के लिए जो कि सहयोगात्मक है, सबसे बड़ा जो आधार है या नींव है वो क्या होगा, संचार ही होगा या संप्रेषण ही होगा। ये मत है बर्नार्ड का। नेक्स्ट, एडगर डेल कहते हैं संचार विचारों और भावनाओं का पारस्परिकता के वातावरण में साझा करना है, कि एक म्यूचुअलिटी में, पारस्परिकता में, यानी आप ले भी रहे हैं, आप दे भी रहे हैं, अपने विचारों को पहुंचा भी रहे हैं और सामने वाले के विचारों को प्राप्त भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को किसी अन्य तक पहुंचा भी रहे हैं और उसकी भावनाओं को समझ भी रहे हैं। तो इस प्रकार विचारों और भावनाओं का पारस्परिकता के वातावरण में साझा करना, एक दूसरे से लेना और देना, किस किस का, किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करना, अपने विचारों को उस तक पहुंचाना, किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को प्राप्त करना, उन्हें समझना और अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, ये क्या है, संचार है। ठीक है, तो आपके विचार, आपके मत, आपकी भावनाएं, ये सभी, आपका ज्ञान, ये सभी कैसे साझा होते हैं, संचार की प्रक्रिया द्वारा ही साझा होते हैं। ना, संचार की प्रक्रिया, हम कह रहे हैं कि संचार की प्रक्रिया, तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप कई बार आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको इस प्रक्रिया को डिटेल में समझना है कि कैसे वास्तव में कम्युनिकेशन होता है। तो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो स्टेप्स में बात आ जाती है कि क्या चरण दर चरण कैसे आगे बढ़ती है ये पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले विचार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। तो पहला चरण, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस प्रक्रिया में, कि जो व्यक्ति, जिसे हम यहाँ पर स्रोत माने, सेंडर माने, ठीक है, जिसे कोई मैसेज भेजना है, सेंड करना है, वो सेंडर होता है, सोर्स होता है। तो वो व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार होना भी तो चाहिए ना। अगर मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है ही नहीं तो मैं तुम तक कैसे दूंगी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, यानी किसी विचार का विकास, जिस विचार को आप संदेश के रूप में प्रेषित करना चाहते हैं, वो विचार आपके मस्तिष्क में जब आप कलेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, विचार का विकास। ना, आपने अपने मस्तिष्क में किसी विचार का विकास किया, अब आप उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, एक भाषा में, एक तरीके में, उसको हम क्या कहते हैं, कूट लेखन या एन्कोडिंग कहते हैं। तो किसी भी विचार को एक विशिष्ट तरीके से कूटन करना, उसे विशिष्ट तरीके में परिवर्तित करना। जैसे अभी मेरे मस्तिष्क में जो विचार हैं उन्हें मैं हिंदी भाषा में
कोडिंग करती हूँ, यानी कूटन करती हूँ, उसे कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है ना, यानी भाषा में पिरोना, कन्वर्ट करना, यानी ये नहीं कि मेरे फ्रेंच भाषा में विचार है, भाई एक स्टेटमेंट तो बना रही हूँ ना मैं आप तक पहुँचाने के लिए, कुछ बोलने के लिए मुझे वाक्य तो बनाने पड़ रहे हैं, उसको यहाँ पर कूटन कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई विचार मेरे पास है, उसे मैंने क्या किया, एनकोड किया, उनका कूटन किया, और फिर उसके आधार पर क्या हुआ, संदेश का विकास हुआ कि एग्जैक्ट जो वाक्य है जो मैंने बनाया वो क्या है, मेरा संदेश है, ठीक है। उस संदेश का विकास करके मैं क्या करूँगी, किसी ना किसी माध्यम का चयन करूँगी। देखो कई बार यहाँ पर सिर्फ सोर्स भी लिखा हो सकता है, ये विचार का विकास कौन करेगा, सोर्स करेगा या सेंडर करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के रूप में स्रोत या प्रेषणकर्ता ये भी हो सकता है। भाई डेवलपमेंट ऑफ आइडिया किसके मस्तिष्क में हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सोर्स की बात कर रहे हैं, सेंडर की बात कर रहे हैं। तो क्या कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सोर्स लिखा है तो सोर्स और फिर एनकोडिंग आ जाएगा, या फिर डेवलपमेंट ऑफ आइडिया एंड एनकोडिंग, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ आइडिया यानी किसी भी विचार का विकास, जिस विचार को संदेश के रूप में भेजना है उस विचार का विकास किसके मस्तिष्क में होगा, सोर्स के, ठीक है ना। माध्यम का चयन, अब जिस विचार को आपने संदेश के रूप में एनकोड किया है, कूट लेखन किया है या कूटन किया है, उस विचार को आप किस माध्यम के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। अब ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये ऐसे सोच सोच के नहीं होता हमेशा कि मैं किस संदेश का कौन से प्रकार के माध्यम का चयन कर रही हूँ। अब यहाँ हमारी जो नीड है उसके बेसिस पर मैंने माध्यम का चयन किया कि भाई मुझे माइक चाहिए होगा, ठीक है। अगर मुझे शाब्दिक रूप से अपनी बातों को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाना है तो इस सेटअप में मुझे किसकी ज़रूरत है, माइक की ज़रूरत है। तो हमने माइक को एज अ मीडियम यूज़ किया। अभी अगर आप मेरे सामने बैठे होते, एक ऑफलाइन क्लास चल रही होती और कुछ बच्चे ही हैं, सपोज 30 बच्चे हैं मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं होती है। वो बच्चे मेरे सामने बैठे और मैं अपने मुंह को ही एक माध्यम बनाती हूँ, सीधे मेरे शब्द आप तक हवा के माध्यम में ही पहुँच जाएंगे, तब मुझे माइक की ज़रूरत माध्यम के रूप में नहीं होती। लेकिन इस सेटअप में, या फिर ऐसा सेटअप जहाँ मेरे सामने 200-400 बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ पर सब तक मेरे को अपने शब्द पहुँचाने के लिए माइक के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम हमेशा आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चुना जाता है, ठीक है। अब मुझे कोई चीज़ बच्चों तक पहुंचानी है एज अ नोटिफिकेशन कि मेरी बुक रिलीज़ हो गई है, ठीक है, तो मैं माध्यम किसको बनाती हूँ, सोशल मीडिया को बनाती हूँ कि मैं फेसबुक पर पोस्ट कर देती हूँ, या और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पोस्ट किया कि ये अपडेटेड सिलेबस के अनुसार बुक जो है मार्केट में आ गई, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच सके। अगर मैं सिर्फ अपने ऐप पर वीडियो के थ्रू ये बात बोलूँगी तो उन बच्चों तक ही ये बात पहुँचेगी जो मेरे ऐप पर हैं, या जिस भी ऐप पर मैं पढ़ा रही हूँ, जो उस ऐप पर अवेलेबल हैं, उन बच्चों तक ही वो बात पहुँचेगी, ठीक है, जो उसका उपयोग करें। लेकिन मैं सोशल मीडिया का उपयोग क्यों ले रही हूँ, कि मुझे वो सूटेबल लग रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार, कि नहीं ज़्यादा बात लोगों तक अगर बात पहुँचानी है तो सोशल मीडिया ज़्यादा उपयुक्त माध्यम रहेगा, ठीक है। तो माध्यम का चयन हमेशा परिस्थिति के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। कौन चयन करेगा, क्योंकि मैसेज भेजना है सेंडर को, प्रेषणकर्ता को, इसलिए वही इसका चयन करता है। अब इस माध्यम के अनुसार मैंने क्या कर दिया, संदेश का संप्रेषण कर दिया, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज किया, यानी मैंने माइक का उपयोग लेते हुए जो मैसेज फ्रेम किया था वो आपको मैं बोल के बता रही हूँ। तो ये ट्रांसमिशन जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। बोलने से पहले मेरे पास कुछ विचार था, उसको मैंने कुछ शब्दों में पुरोया है, उस आधार पर वो संदेश विकसित हुआ है। इस संदेश को मैंने एक विशिष्ट माध्यम से आप तक पहुंचाया, ट्रांसमिट किया। अब जब मेरे से शब्द निकल रहे हैं मेरे मुंह से तो आप तक पहुंच रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
संदेश का प्राप्त होना, रिसेप्शन ऑफ मैसेज, ठीक है। तो आप उस संदेश को प्राप्त कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको सुनाई दे रहा है, संदेश को प्राप्त करना यानी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जैसे ही आपको सुनाई दे रहा है आप उसे डिकोड करने का कोशिश करते हैं, दैट इज कूट भंजन या डिकोडिंग। तो सोर्स जो है वो हमेशा मैसेज को एनकोड करता है, कूट लेखन करता है। जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त कौन करेगा, जैसे यहाँ ये काम सोर्स कर रहा है, संदेश को प्राप्त कौन करता है, रिसीवर, प्राप्त करता, ठीक है। ये डिकोडिंग का काम कौन करेगा भाई, जिसने मैसेज प्राप्त किया है, जो रिसीवर है वही क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। तो जो मैसेज प्राप्त हुआ है, जो संदेश प्राप्त हुआ है, उसे समझने का कोशिश करना, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, आप हिंदी भाषा जानते, तो आप मेरी बात को, जिस कथन को, जिस वाक्य को मैं बोल रही हूँ, उसे सुन के और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। नाउ डिकोडिंग के बेसिस पे क्या मिलता है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अब ये फीडबैक कौन देगा, किसको देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक रिसीवर देगा, किसको देगा, सोर्स को देगा। तो जो भी आपने डिकोड किया, आपको डिकोड हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ किसी दूसरी भाषा में बोल रही होती, ठीक है, अब देखो हमारा वाला जो माध्यम है, क्योंकि हम रिकॉर्डेड क्लासेस में बात कर रहे हैं, तो इस माध्यम में इमीडिएट फीडबैक नहीं होता। ये इसकी लिमिटेशन है, इस माध्यम की कमी है कि आप साथ के साथ मुझे फीडबैक नहीं दे सकते, डिलेड फीडबैक होगा, ठीक है। आप मुझ तक अपना जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, वो पहुंचाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट उसी समय नहीं पहुंचेगा जब मैं आपके सामने मैसेज प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये लाइव क्लास होती है या एक ऑफलाइन क्लास चल रही होती, तो साथ के साथ क्या मिलता जाता है, फीडबैक मिलता जाता है। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक इन्वॉल्व है। ये संभव हो सकता है कि फीडबैक इमीडिएट है या डिलेड है, यानी साथ के साथ ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हो रही है या कुछ देर बाद प्राप्त हो रही है, लेकिन फीडबैक आएगा। उसके बेसिस पे ही सोर्स को ये पता चलेगा कि जो मैसेज भेजा गया, जो संदेश मैंने पहुंचाना चाहा, वो संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो वो उसको डिकोड कर पाया या नहीं कर पाया। ये सूचना कौन देगा, स्वयं प्राप्तकर्ता देगा, किसको देगा, स्रोत को देगा या प्रेषणकर्ता को देगा, ठीक है। यहाँ जा कर के जो आपका एक साइकिल है कम्युनिकेशन का, वो कंप्लीट होता है, बट ये साइकिल रिपीट होता रहता है कि फिर मैं कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है ना कि मैं कुछ फ्रेम कर रही हूँ, मेरे मस्तिष्क में कुछ आइडिया है, कुछ विचार है, मैं उसको फ्रेम कर रही हूँ, इनकोड कर रही हूँ किसी मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में, फिर मैं एक विशिष्ट माध्यम के द्वारा उस संदेश को आप तक भेज रही हूँ, तब वो संदेश आप तक पहुँच रहा है। उस संदेश को प्राप्त करके आप उसको डिकोड कर रहे हैं, आप कूटभंजन कर रहे हैं, और उसके आधार पर आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या डिलेड कर सकते हैं कि आपने मुझे किस विभिन्न माध्यमों से बताया कि हाँ मैम समझ आ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे आप ये और कर सकते हो क्या, ठीक है। जो भी आपने पहुंचाया वो पहुंचा, ठीक है। जनरली प्रतिपुष्टि यदि होती है, यानी फीडबैक इन्वॉल्व होता है, तो कम्युनिकेशन बेटर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक हुई, कभी कभी हो सकता है कि फीडबैक ना मिल पाए, जो सेंडर है उसे एग्जैक्टली ना पता चल पाए कि रिसीवर जो है उसने मैसेज को डिकोड किया या नहीं किया, ठीक है। ये एज अ प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, चरण दर चरण कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनेगा। अब बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार के प्रकार की। क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, तो संचार के प्रकार की बात करें तो
संचार कैसा कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले शाब्दिक संचार या वाचिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ शब्दों का उपयोग हो संदेश के आदान प्रदान में, उसको हम वाचिक या शाब्दिक प्रकार का कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल सही बात है, आप सब जानते हैं कि एक तो ओरल हो सकता है, मौखिक संचार हो सकता है, और एक रिटन हो सकता है, लिखित संचार। यदि शब्द लिख के प्रस्तुत किए, जैसे हमारी क्लास में क्या क्या हो रहा है, क्या सिर्फ शाब्दिक संचार में मौखिक हो रहा है या लिखित भी हो रहा है? तो लिखित भी हो रहा है ना, आपके सामने ये जो कंटेंट लिख के दिया जा रहा है, ये भी आपको समझाने के लिए है, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए है कि आपको क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ना है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का संचार हो रहा है। तो शब्द यदि बोल के प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो वो मौखिक संचार है, ओरल कम्युनिकेशन है। यदि लिखित रूप में लिख के शब्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो क्या है, लिखित संचार है, रिटन कम्युनिकेशन है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है उसको हम अशाब्दिक या अवाचिक संचार कह सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब नॉन वर्बल में क्या है, तो सीधे सीधे आप समझिए पहले कि यहाँ शब्दों का उपयोग नहीं है, ना तो लिखित शब्द और ना ही मौखिक शब्द। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल में शामिल कर लेते हैं या ऐसा सोचते हैं। या जब मैं इंटरेक्ट करती, जब क्लासेस में ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, वहाँ पूछती हूँ कि क्या आएगा नॉन वर्बल में, से शुरू करने से पहले पूछा तो वो कह देते हैं कि जो लिखित में जो चीज़ें हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नहीं, लिखित में जो चीज़ें, जैसे किसी को लेटर लिखना या आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं टाइप करके, ठीक है, वो क्या है, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, वो शाब्दिक संचार, ये वो अशाब्दिक संचार नहीं है। अशाब्दिक संचार वो है जहां आप शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे, उसके बिना ही संचार हो रहा है, ठीक है, या उसके शाब्दिक के साथ साथ कुछ चीज़ें जो आप अशाब्दिक में उपयोग लेते हैं उन्हें ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रखते हैं। उदाहरण है जैसे पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्तिगत उपस्थिति। अब कहेंगे ये कैसे, तो ध्यान रखना है आप किसी के सामने कैसे अपीयर हो रहे हैं, मैं क्लास में आपके सामने कैसे अपीयर हो रही हूँ, वो चीज़ भी कुछ कम्युनिकेट करती है। जैसे मैं अगर ऐसे डरी सी सहमी सी ऐसे आकर के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल अपीयरेंस में मेरी जो आपका सामने मैं अपीयर हो रही हूँ उसमें बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आए तो आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है, कि ये कैसी मैडम है, इनको तो खुद को ही ऐसा लग रहा है कि कुछ आता नहीं है, कैसे आकर के सामने खड़ी हो गई हैं, ठीक है। आप दूसरे दिन मना कर दोगे कि नहीं नहीं हमारे बस की बात तो नहीं है, इनसे नहीं पढ़ सकते हम। तो आपका पर्सनल अपीयरेंस, आप जहाँ जिस जगह भी होते हैं, जहाँ आप कोई संदेश प्रेषित कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी पर्सनल अपीयरेंस यानी आप कैसे उपस्थित हो रहे हैं उस जगह पर, वो भी कुछ कम्युनिकेट करती है, वो भी एक संचार में शामिल होती है। उसके बाद पोस्चर, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है। पर्सनल अपीयरेंस में आपके कपड़े आ जाएंगे, ऑल ओवर जो बॉडी लैंग्वेज है, कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। पोस्चर में आप किस एग्जैक्ट पोस्चर को उपयोग ले रहे हैं, जैसे कई बार किसी को डराते धमकाते हैं तो उस तरीके का बॉडी पोस्चर उपयोग लेते हैं, किसी पे गुस्सा होते हैं तो उस तरीके का बॉडी पोस्चर यूज, भाई गुस्सा हो रहा है आदमी तो ऐसे बिल्कुल ऐसे तन के और आंखें ऐसे करके, वो पूरा पोस्चर एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। जैसे आप इसको पोस्चर को आप समझ पाएंगे जब आप किसी के नृत्य की मुद्राएं वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ पर उन मुद्राओं से ही वो जो नर्तक होते हैं या होती हैं वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये व्याकुल है, यहाँ ये चिंतित है, यहाँ पर ये प्रसन्न है, यहाँ पर ये शर्मा रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है संकेत या हाव भाव। तो ये जो हैंड मूवमेंट्स वगैरह हम करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है, से कोई होता है ना, कोई मोटिवेटर है, वो बार बार इस तरीके से करना कि आप याद रखिए ऐसा ऐसा, आप ऐसा करिए। तो कोई भी हैंड मूवमेंट, जैसे मैं भी पढ़ाते टाइम ये नेचुरल होता है, ठीक है, तो पढ़ाते टाइम मैं भी कुछ ना कुछ हैंड के जेस्चर या मूवमेंट करती हूँ जिससे आपको लगता है कि हाँ सामने वाला बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये भी संकेत या हाव भाव जो हैं आपके, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसी प्रकार चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं कुछ ना कुछ फेशियल एक्सप्रेशन तो प्रेजेंट होते ही हैं। अगेन
मैं किसी दिन उदास थी, अगर आपको बोले जा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आपको नोटिस हो जाएगा। जैसे लाइव क्लास में बच्चे बोल देते हैं मैम आज क्या बात है, अगर ऐसा रेयरली होता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि मैं बिल्कुल भी सामने नहीं देखूं और चेहरे से दिख रहा है तो मैं परेशान है मैम बहुत ज़्यादा, तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कम्युनिकेशन में बिल्कुल अपना रोल प्ले करते हैं। और जब खासकर हम 1 to 1 बात करते हैं, ये तो चलो क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसके चेहरे पर दिख रहा है कि वो परेशान है, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक हूँ, नहीं, ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से आपको पहचान आ रहा है कुछ बात, तो आप फिर बोलेंगे अरे यार बता ना क्या बात है, दिख रहा है, पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तेरा चेहरा देख, चेहरे से पता चल रहा है, ठीक है। तो वो फेशियल एक्सप्रेशन भी कम्युनिकेट करते हैं, और वो कौन सा कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक या नॉन वर्बल। फिर है आई कांटेक्ट, नेत्र संपर्क। तो कोई आदमी के आई कांटेक्ट से भी कम्युनिकेशन होता है। कैसे से अक्सर हम किसी से जब सच जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई आंखों में देख के बोल, ठीक है, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों में देख के बोल। और हम ये क्यों करते हैं कि हम जानते हैं कि अक्सर कोई व्यक्ति अगर सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता है, आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है। कोई बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, जैसे आपने पूछा ये तुमने किया, ये ऐसा तुमने किया, ये चॉकलेट तुमने चुराई, और वो मना कर रहा है ऐसे करके, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैं, तो आप समझ जाते हो कि भाई झूठ बोल रहा है, ये आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आई कांटेक्ट भी अपनी जगह बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। और समझते हैं, या आप लोग भी सब बहुत अपना, ऑब्वियसली आज 20, 22, 25 साल से ऊपर के एज में आप लोग भी होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, या आंखों ही आंखों में जो हमारे संदेश हैं वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संचार की चीज़ें हैं। अब संचार के प्रकार और किस आधार पर है, हमने जो अभी बात की वो शब्दों के उपयोग या भाषा के उपयोग के आधार पर थे कि भाई किस प्रकार की भाषा उपयोग हो रही है, भाषा उपयोग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा परस्पर क्रियाओं के आधार पर भी संचार के प्रकारों की हम बात कर सकते हैं कि किस किस के मध्य क्रिया हो रही है परस्पर, उसके आधार पर 4 प्रकार के संचार हैं। पहला है आत्मसंचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऐसा संचार, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर जो संदेश को प्रेषित करने वाला और प्राप्त करने वाला है वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। जैसे हम अपने आप में बातचीत नहीं करते कि यार आज तो 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कल ऐसा हो गया, ये हो गया, मतलब ये मैं बोल रही हूँ पर हम अपने ही विचारों में शक करते हैं, ठीक है। मैं सोचूं कि नहीं यार आज तो क्लास जो है कल रिकॉर्ड नहीं हुई, आज तो मुझे और एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, क्लास तो रिकॉर्ड होनी होगी, टाइमली अपने को कोर्स देना है, ये सब मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है, मेरे विचारों में चल रहा है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन है जहाँ पर मैं ही सेंडर हूँ और मैं ही रिसीवर। तो एक व्यक्ति जब अपने आप से विचारों के माध्यम से बातचीत करता है उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या आत्मसंचार कहते हैं। फिर आती है बात किसकी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, इसको अंतरवैयक्तिक संचार भी कह सकते हैं। और जैसा नाम से इंडिकेट है, 2 व्यक्तियों के मध्य जो संचार होता है, तो 2 व्यक्तियों के मध्य जब किसी संदेश का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार या पारस्परिक संचार कहते हैं। जैसे आप आपके किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हो, आप में से कोई मुझसे बात कर रहा है, मान लो फ़ोन के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप मेरे से मिलने आए कि मैम हम पास हो गए, ऐसे ऐसे आप सामने मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, आप 1 to 1 जो कम्युनिकेशन है उसको ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सिमिलरली तीसरा जो प्रकार है वो है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई समूह का मतलब तो बहुत बड़ा समूह होगा, 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं, समूह कहलाता है। तो सिंपली 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो
संदेश का आदान प्रदान है, संचार है, उसको ही क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार कहते हैं। फोर्थ वन इज जन संचार, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत बड़ा समूह है, यानी अक्सर ऐसा समूह जिसकी संख्या आप आसानी से बता नहीं सकते, गिन नहीं सकते, मतलब एक तो ना 40, 50, 100, 200 तक तो हम गिन लेते हैं फिर भी, ठीक है, लेकिन उससे बाद में गिनने के लिए बड़ी एफर्ट लगानी पड़े, भाई एक नज़र में आप नहीं गिन पाते हो, ठीक है। तो जो बड़ी सभाएं होती हैं बहुत बड़ी, जैसे कई बार जो नेता वगैरह होते हैं उनकी जो बहुत बड़ी सभाएं होती है, जो फेमस नेता होते हैं उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन है। ऐसे ही जो सोशल मीडिया है या किसी भी प्रकार का मीडिया है, जैसे अखबार है, अखबार के थ्रू भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अखबार में जो भी न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है, वो आप तक कोई बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो एक ही बार में हजारों लाखों लोगों तक किसी बात को पहुंचाते हैं। वो कौन सा कम्युनिकेशन है, जनसंचार है। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, भले ही फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है, यूट्यूब है, जितने भी माध्यम हैं वो सब किस में आएंगे, जनसंचार में आएंगे, आपके पब्लिक कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन में आएंगे। यहाँ पर अक्सर जो कमी होती है वो ये होती है कि फीडबैक इमीडिएट नहीं होता है, या फीडबैक प्राप्त जो है वो साथ के साथ नहीं होता है कम्युनिकेशन में। जैसे बड़े सभा की हम बात करें, ठीक है, हज़ारों लोग आए हैं, कोई मान लो किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको संबोधित कर रहा है, अब वहाँ पर जो कोई व्यक्ति सुन रहा है वो कुछ कह रहा है, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं सुन पा रहा है, ठीक है ना, वो साथ क्या जवाब दे रहा है वो नहीं सुन पा रहा है, इसलिए वहाँ पर जो फीडबैक है वो उपलब्ध नहीं होता या इमीडिएटली उपलब्ध नहीं होता। बट आपको नाम याद रखने कि ये 4 प्रकार के संचार किसके आधार पर है, कि परस्पर क्रिया के आधार पर, या संचार में जो व्यक्ति शामिल हैं उनकी संख्या के आधार पर ये प्रकार होते हैं। तो एक ही व्यक्ति शामिल है तो आपका इंट्रापर्सनल यानी अंतः वैयक्तिक या आत्मसंचार, आत्मसंचार को हम अंतः वैयक्तिक भी कह सकते हैं, अंतः वैयक्तिक संचार, ठीक है। पारस्परिक को, इंटरपर्सनल को हम कह सकते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार है, जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलो, ये प्रकारों के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं संचार की बाधाओं की। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सामान्य रूप से संचार की प्रक्रिया में क्या बाधाएं होती हैं। तो पहली बात तो बाधाएं क्या हैं, बात करते हैं अभी। हाँ, बाधाएं, बैरियर्स क्या हैं। तो संचार की प्रक्रिया में जो चरण हैं उनमें से किसी भी चरण पे कोई समस्या आती है तो उसे ही हम बाधा कहते हैं। या तो संचार को भेजने में समस्या उत्पन्न हो, या संचार को प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो, संचार को एनकोड करने में समस्या उत्पन्न हो, संचार को डिकोड करने में, मैसेज को बनाने में यानी कूट लेखन करने में, या मैसेज को डिकोड करने में, कूट भंजन करने में समस्या उत्पन्न हो, तो इनको हम बाधाओं का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि बाधाओं को अक्सर 2 प्रकार से बताया जाता है कि संचार की जो प्रक्रिया है उसमें स्वयं में कई बार कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसको आंतरिक बाधाएं कहते हैं, ठीक है, इंटरनल बैरियर्स कहते हैं। लेकिन कई बार संचार की प्रक्रिया में जो तत्व शामिल हैं उनसे बाधा नहीं होती, जो वातावरण है वहाँ से बाधा उत्पन्न होती है। तो यदि वातावरण से बाधा उत्पन्न हो रही है तो उनको संचार की बाह्य बाधाएं, एक्सटर्नल बैरियर्स कहते हैं। हमको दोनों प्रकार की बाधाओं को समझना है, 1 बाय 1 हम इनकी बात करेंगे। तो पहले है आंतरिक बाधाएं, इंटरनल बैरियर्स। पहला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब इंटरनल में भी कई अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है। तो आंतरिक बाधाएं यानी जो मेनली रिलेट करेंगी सेंडर से और रिसीवर से, जो प्रेषण करता है या प्रेषक है और जो प्राप्त करता है, उन दोनों से संबंधित अगर कोई कारक है तो वो आंतरिक बाधा में सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अब क्या क्या है, तो तनाव और चिंता,
निर्णय का डर, आत्मविश्वास की कमी और चयनात्मक प्रत्याक्षण। ये कैसे हैं? दोनों में, सेंडर में या रिसीवर में, इनमें से कोई सा भी साइकोलॉजिकल फैक्टर यदि वर्क कर रहा है, कोई भी मनोवैज्ञानिक कारक इनमें से उत्पन्न यदि हो रहा है किसी में भी, सेंडर में या रिसीवर में, जैसे तनाव और चिंता, या तो सेंडर या रिसीवर, दोनों के बारे में आज सोचो भले ही, ठीक है। जनरली हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इंटरपर्सनल को ही आधार बना के, उदाहरण में हम अक्सर किसकी बात करते हैं? इंटरपर्सनल की, या ग्रुप कम्युनिकेशन को भी आप अज्यूम कर सकते हो, उसको भी सोच सकते हो। अब मैं दो लोगों की बात करूँ कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत तनाव में है, और दूसरे से वो बात करने की इच्छा ही नहीं है उसमें, तो क्या उनका संचार बहुत प्रभावी होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा? जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस मैसेज को पहुंचाना चाह रहा है, जो चीज़ समझाना चाह रहा है, वो पहला व्यक्ति, मान लो ए एंड बी, दो लोग हैं, ए जो है वो स्ट्रेस्ड है, वो चिंतित है, और बी उस तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, और ए एक्चुअल में रेडी ही नहीं है, ठीक है। यदि वो बहुत तनाव में है, चिंता में है, तो वो बी की बात को सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या होगा? ये एक बैरियर की तरह वर्क करेगा, वो संचार, वो कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने की संभावना कम हो जाती है। सिमिलरली फियर ऑफ जजमेंट, निर्णय का डर, तो कई बार जो प्रेषण करता है या फिर हम कहें जो प्राप्त करता है, उनमें से दोनों में से किसी में भी फियर ऑफ जजमेंट अराइज हो जाता है कि ये क्या, सामने वाला क्या सोचेगा। जैसे मान लो मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ, कोई स्टूडेंट है मेरे पास सामने पढ़ रहा है, और मैंने उससे बोला बेटा समझ आ रहा है, एंड वो कह रहा है कि हाँ मैम आ रहा है, उसको बीच में दो बातें समझ नहीं आई, लेकिन इस डर से कि मैम क्या सोचेंगी कि इसको कुछ भी समझ नहीं आता, इसमें अक्ल नहीं है क्या, इसमें बिल्कुल समझ नहीं है क्या, ऐसा सोच के उसने मुझे कहा ही नहीं कि ये बात समझ में नहीं आई। तो वो ऑल ओवर क्या हुआ कि अल्टीमेटली मैं तो चाहती थी कि मेरा मैसेज वो अच्छे से डिकोड करे, मैं जो बातें कह रही हूँ, मेरे विचार उस तक अच्छे से पहुँचे, वो समझ पाए। यदि वो मुझे बताता कि नहीं समझ आया, उसे फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता, वो मुझे कहता कि नहीं नहीं मैम ये वाला एक पॉइंट तो बिल्कुल मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैं उसे और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करती, कोई ना कोई दूसरी भाषा या शब्दों का चयन करती। तो यदि किसी में भी इसकी जगह मान लो जो सेंडर है उसमें फियर ऑफ जजमेंट है, जैसे मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा, मान लो मेरी अगर वो नहीं है, सपोज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे तैसे उसको निकाल जाऊँ, तो वो फियर ऑफ जजमेंट है कि अगर ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश की तो ये सवाल पूछ सकते हैं या इनमें और क्वेरीज अराइज होंगी, तो मैं फटाफट निकल जाऊँ। तो किसी भी प्रकार के निर्णय का भय सेंडर या रिसीवर में यदि है तो भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा है आत्मविश्वास की कमी, ये तो सीधे सीधे है, इससे ये कनेक्टेड है। यदि आत्मविश्वास की कमी है तो जजमेंट का फियर अराइज होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी होगी तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाए। जिस दिन मैं चिंतित हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, तो उस दिन मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाऊंगी वो बातें, मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको चीज़ें नहीं समझा पाऊंगी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी में भी यदि आत्मविश्वास की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होता है जो कि संचार की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रभावी नहीं रहने देता। सिमिलरली चयनात्मक प्रत्याक्षण, सेलेक्टिव परसेप्शन, ये क्या होता है? तो कई बार जो सेंडर हैं या रिसीवर हैं वो एक सेलेक्टिव परसेप्शन भी रख सकते हैं। जैसे मैं ये सोचूं कि भाई मान लो किसी विशिष्ट एरिया के बच्चे की, इस जगह के बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, XYZ किसी भी जगह के बच्चों के लिए मैं सोचूं, और कोई बच्चा है मुझे पूछे मैडम ये नहीं मुझे पता है कि वो उस जगह से बिलोंग करता है, मैम ये नहीं समझ आया, ऐसे नहीं, और मैं कहूँगी अरे छोड़ दो ये तो तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ, मेरा सेलेक्टिव परसेप्शन है, मेरा एक प्रत्याक्षण बन चुका है कि यहाँ के बच्चों को समझ नहीं आता है, उनकी समझ में कमी होती है। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट भी टीचर के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसको किसी ने कुछ कहा और उस कारण उसने एक थॉट बना लिया, एक चयनात्मक प्रत्याक्षण हो गया कि नहीं ये सब्जेक्ट जो है ये तो काम का है नहीं, ज़्यादा जितना पढ़ते हैं उस हिसाब से तो कोई वेटेज नहीं है, कोई नंबर नहीं आते, इसको तो छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। ऑल ओवर अगर वहाँ ऐसा चयनात्मक प्रत्याक्षण है तो
क्लास में जो कम्युनिकेशन होगा उसका पूरा सक्सेसफुल होने की संभावना कम है। आप कहोगे यार फालतू चीज़ें समझने ही नहीं आनी, या कोई मतलब तो नहीं है, अपना दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं है। ऑल ओवर ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो निश्चित ही किसी ना किसी तरीके से पूरी संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आपको इन सब को याद रखना है। फिर आते हैं इमोशनल बैरियर्स, करते हैं इनकी भी बात। भावनात्मक बाधाएं या इमोशनल बैरियर्स में क्या क्या है? व्यक्तिगत भावनाएं, पूर्वाग्रह और पक्षपात और अविश्वास। आपके अब ये साइकोलॉजिकल में भी शामिल हो सकते। देखो कुछ चीज़ें ना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपसे मांगती हैं, मैम ने 2 में बताया है, ठीक है, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कई बार ये अलग ना दे के इनको भी आप साइकोलॉजिकल में शामिल कर सकते। बट मैम ने क्यों बताया कि अगर अलग से इमोशनल बैरियर पूछ लिया तो तुमको समझ होना चाहिए कि हाँ भाई साइकोलॉजिकल के अलावा पर्टिकुलरली इमोशनल बैरियर्स की या सांवेगिक बाधाओं की भी बात हो सकती है, ठीक है। बट संवेग अपने आप में मनोविज्ञान में सम्मिलित हैं तो आप इनको वहाँ भी शामिल कर सकते हैं, बट हम विशिष्ट रूप से अलग से ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल फीलिंग्स किसी भी प्रकार की अगर हैं, ठीक है, अब वो बहुत सारे अलग अलग केस में अलग अलग तरीके की हो सकती है, बट आपकी फीलिंग्स बहुत अटैच्ड हैं किसी से और सामने वाला किसी अलग तरीके से आपसे संदेश दे रहा है, कोई और बात करना चाह रहा है, तो उस केस में भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। फिर है पूर्वाग्रह और पक्षपात, प्रेजुडिस एंड बायस। आपका किसी व्यक्ति के समूह के प्रति, मान लो कि हम कहें उसके जेंडर के लिए, उसकी धर्म के लिए, उसकी जाति के लिए, उसके स्थान के लिए किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है तो वो भी कई बार कारण बनता है। से कहते हैं ना भाई ये कंजूस होते हैं, XYZ अपने यहाँ कम्युनिटी ये कंजूस होती है। अब आपका कोई दोस्त है, आप उससे बातचीत करते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये कम्युनिटी का है तो ये तो कंजूस ही है, तो आप उससे बात उसी तरीके से करते हैं, जबकि हो सकता है वो कंजूस नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह है, वो जहाँ नीडेड है दोस्ती में वहाँ कुछ खर्चा करने में सक्षम है या करता है, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन लेकिन वहाँ प्रभावित हो सकता है। आपका यदि ऐसा पूर्वाग्रह है कि नहीं ये तो उससे संबंध रखता है तो ये तो कंजूस ही होने वाला है, ठीक है। देन है अविश्वास या मिसट्रस्ट। अविश्वास यदि किसी को भी किसी पर है, सेंडर को रिसीवर पर या रिसीवर को सेंडर पर, तो उस केस में कम्युनिकेशन में समस्या उत्पन्न होगी। आपको ये विश्वास ही नहीं कि मैम मनोविज्ञान पढ़ा सकती हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं कि तुम मनोविज्ञान पढ़ सकते हो, तो मेरा कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं है अपनी मम्मी की, आपको विश्वास ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। आप किसी से भी जब बात करते हैं तो संदेश का सफलतापूर्वक आदान प्रदान तब होता है जब उस संबंध में आपको उस व्यक्ति पर विश्वास हो, उस व्यक्ति को आप पर विश्वास हो। इमोशनल बैरियर्स के बाद आते हैं भाषिक और संज्ञानात्मक बाधाएं, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव बैरियर्स। इसमें क्या क्या है? तो पहली बात सीमित शब्दावली, लिमिटेड वोकैबुलरी। कई बार ये होता है कि सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी की भी शब्दावली जो है वो वाइड नहीं है, ठीक है, उसमें शब्दों की कमी है, तो उस स्थिति में जो खासकर शाब्दिक संचार होगा वो बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। जैसे मान लो मेरे पास जो शब्द हैं उसकी तुलना में आपके पास शब्द बहुत कम है, आपकी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो शब्दावली है वो बहुत कमज़ोर है, तो मैं जो शब्दों का उपयोग ले रही हूँ वो आप समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी शब्दावली कमज़ोर है। या फिर कई बार जो सेंडर है उसकी शब्दावली कमज़ोर है तो वो अपनी बात को कहने के लिए उतने उचित शब्द उपयोग में ही नहीं ले पा रहा है जितने कि उस मैसेज को सक्सेसफुली डिकोड करने के लिए आवश्यक हैं। तो यदि सेंडर में या रिसीवर में दोनों में से किसी में भी उस विशिष्ट भाषा की शब्दावली कमज़ोर है, सीमित है, तो भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है।
फिर है कमज़ोर सुनने की क्षमता, पुअर लिसनिंग स्किल। ये एक कॉग्निटिव बैरियर है, संज्ञानात्मक क्षमता से संबंधित है कि किसी की सुनने की क्षमता यदि बहुत कमज़ोर है और उसने कोई भी एडिशनल सहारा नहीं लिया है सुनने के दौरान, यानी कोई डिवाइस का उपयोग नहीं किया है, तो उसमें भी संचार जो है वो एक बाधित संचार हो जाता है। फिर है कम ध्यान अवधि, लो अटेंशन स्पैन। यदि किसी प्राप्तकर्ता का जो अटेंशन स्पैन है या ध्यान की अवधि है वो बहुत कम है, कमज़ोर है, तो मान लो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कुछ सेकंड का, मान लो एक सेंटेंस मेरा 10 से 12 सेकंड में जाके ख़त्म होता है और आपकी ध्यान की अवधि जो है वो 5 सेकंड की ही है, आप सिर्फ 5 सेकंड पे तक ही ध्यान लगाते हैं, फिर आपका ध्यान भंग हो जाता है, तो उस केस में आप कभी मेरी बात को समझ ही नहीं सकते हैं। यदि ऐसा है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो ऐसे बच्चों में पहले उनका अटेंशन स्पैन बढ़ाने के एफर्ट करने चाहिए। टीचर को या अध्यापक को पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस बच्चे का अटेंशन स्पैन कमज़ोर है, उसके ध्यान की अवधि कम है, और फिर कुछ तकनीकें होती हैं जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ध्यान की अवधि में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जा सकती है। तो उस बच्चे के साथ उन तकनीकों के सहारे से पहले ध्यान की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और तब फिर उससे संचार जो है वो किया जाना चाहिए। फिर है डिसलेक्सिया या अधिगम कठिनाई, या कुछ बच्चों में डिसलेक्सिया या संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में समस्या, तो यदि किसी बच्चे को वास्तव में पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसे जो किताब है या बोर्ड पे जो लिखा गया है वो पढ़ने में आसानी नहीं है, यानी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे सही से नहीं समझ आता है। कुछ बच्चों को लेखन में समस्या होती है, डिस्ग्राफिया है, कुछ बच्चों को और कई अलग अलग प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं। तो ये संज्ञानात्मक अक्षमताएं जो हैं वो भी जो आपका कम्युनिकेशन है, संचार है, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो बच्चे की संज्ञानात्मक या बौद्धिक क्षमताएं यदि कमज़ोर हैं, भले ही उसको अधिगम अक्षमता है या उसकी बुद्धि की कमी है, मान लो मानसिक मंदन है, मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, तो उन सभी स्थितियों में तो निश्चित ही ये एक बाधा का काम करता है। फिर आती हैं सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं। एक मिनट। अब ये तुम कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये तो एक्सटर्नल में आनी चाहिए ना, बाह्य बाधाओं में सम्मिलित होनी चाहिए। ये जो हैं ये बेसिकली खुद सेंडर या रिसीवर की संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है। तो जो प्रेषक है या जो प्राप्त करता है उसके खुद में इनग्रेन्ड होंगी ना ये चीज़ें, उसमें सम्मिलित हो गई ना ये चीज़ें, जब हम उसके कल्चर की, उसकी सामाजिकता की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल में नहीं आएंगी, ये इंटरनल में ही आएंगी, आंतरिक बाधाओं में सम्मिलित होगी, क्योंकि ये स्वयं प्रेषक और प्राप्तकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, ठीक है। तो भिन्न मान्यताएं और मूल्य, यदि जो सोर्स है और जो रिसीवर है, जो प्रेषक है और जो प्राप्त करता है, उन दोनों के कल्चर में बहुत डिफरेंस है, उनकी संस्कृति में काफ़ी अंतर है, उनके अलग अलग मान्यताएं और मूल्य हैं। जैसे मैं मानूं कि मैं एक विशिष्ट संस्कृति से संबंधित हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ प्रकृति को या पशुओं को बहुत महत्व दिया जाता है, और दूसरा व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति से है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्रकृति से संबंधित, और वहाँ मेरे मूल्य उसके मूल्य, मेरे वैल्यूज़ उसके वैल्यूज़ बिल्कुल डिफर हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी मुद्दे पर यदि जो प्राप्त करता है, जो प्रेषक है, दोनों के संस्कृति में टकराव हो जाता है, दोनों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो वहाँ निश्चित ही जो संचार की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर है अवाच्यक संकेतों की गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कि हमें हमारे संस्कृति में, हमारा जो भी सोशल सेटिंग है, वहाँ पर
उन नॉन वर्बल क्यूज़ को या अवाचिक संकेतों को कैसे इंटरप्रेट करना हमने सीखा है। हमारी अब तक की जो अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ हमने क्या सीखा है, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी प्रकार का इशारा जो है, जैसे ऐसे करना, किसी विशिष्ट कल्चर में ये बुरा हो सकता है, किसी में ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब दो अलग अलग कल्चर के लोग मिल रहे हैं और ये इशारा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो सकती है। ये कब फील करते हैं हम, जब हम कोई दूसरे कंट्री जाते हैं जहाँ एक्चुअल में कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के नॉन वर्बल सिंबल्स होते हैं कि भाई आपने हैंड शेक किया कि नहीं किया, आपने किसी को गुड लक कहा कि नहीं कहा, तो वो नॉन वर्बल, मतलब कहना नहीं, सिर्फ नॉन वर्बली उसको इंडिकेट करना, अवाचिक संकेत के रूप में प्रदर्शित करना, तो कई बार उसकी गलत व्याख्या हो सकती है। देन है पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप। ये यद्यपि एक ही संस्कृति में जो सामाजिक कारक हैं उनकी भूमिका देखने को मिलती है कि आप और आपके दादाजी या आपके पिताजी जो हैं उनमें जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। उस पीढ़ी की जो सामाजिक मान्यताएं थी और आपकी पीढ़ी की जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनमें बहुत अंतर आ जाता है और इस अंतर के कारण कई बार कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। आप देखेंगे कि कई परिवारों में ऐसा होता है कि बाप की और बेटे की नहीं बनती, जिसको कहते हैं, तो उनका जब भी वो बात करते हैं तो कुछ ऐसी बात आती है कि हो ही नहीं पाती ढंग से बात, ठीक है। तो ये जनरेशन गैप के कारण होता है कि उस बेटे के विचार और पिता के विचार जो हैं वो अपनी अपनी पीढ़ी की सामाजिक नैतिक मान्यताओं के अनुसार हैं, जिनमें कि काफ़ी अंतर है। तो ना तो जो पिता है वो बच्चे के पीढ़ी के अनुसार सोच पा रहा है, ना ही बच्चा है जो पिता की पीढ़ी के अनुसार सोच पा रहा है, और इस कारण जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं बाह्य बाधाओं की। ये सारे इंटरनल बैरियर्स थे, अब एक्सटर्नल बैरियर्स को देखते हैं। तो वहाँ आते हैं भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स। तो बाह्य वातावरण से संबंधित बाधाएं, जो भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है, एक तो सीधे सीधे शोर आ जाएगा, नॉइज़ आ जाएगा कि जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ संचार हो रहा है, वहाँ का जो एक्सटर्नल नॉइज़ है, जो बाह्य शोर है वो कितना है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप तक मेरी आवाज़ ही आ रही है। यदि मैं ऐसी जगह होती है जहाँ सामने मेरे सामने म्यूज़िक बज रहा है, डीजे बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपको वो सब सुनाई दे रहा है और मेरी आवाज़ आपको सही समझ नहीं आ रही, तो निश्चित ही कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है, एक्सटर्नल बैरियर, भौतिक बाधा। उसमें विशिष्ट रूप से शोर से आपका जो एक्चुअल मैसेज है उसका पहुंचाना और उसको प्राप्तकर्ता द्वारा डिकोड करना, दोनों में ही समस्या हो जाती है। फिर है डिस्टेंस या दूरी। जो सेंडर है, रिसीवर है, उनकी आपसी दूरी कई बार यदि वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी समस्या होती है। जैसे हम कहते हैं ना, दूरी में आप ये भी एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं कि ओवर कॉल, ठीक है, आप दो अलग अलग जगह बैठे हैं, कितने भी किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप फ़ोन पर बात तो करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट फ़ोन पर आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति किस इंटेंशन के साथ, किस विचार के साथ आपको कोई बात कह रहा है, ये दूरी वाले संदर्भ में जानना आसान नहीं होता है। ऐसे सिंपली भी दूरी को आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, आमने सामने का संचार घटित हो रहा है, लेकिन दूरी ज़्यादा है, ठीक है, मेरे सामने क्लास है, वहाँ बच्चे हैं, मान लो 35-40 बच्चे हैं, लास्ट वाले बच्चे को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, तो उस स्थिति में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बाधा के रूप में कार्य करती है। फिर है खराब अवसंरचना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस वातावरण में भी संचार की प्रक्रिया घटित हो रही है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। मान लो क्लासरूम की हम बात करें तो बच्चों के बैठने की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। एक बेंच पर जहाँ 2 बच्चों की जगह वहाँ घुस घुस करके 4 बच्चे बैठे हुए, एक इधर से मारता है, एक इधर से मारता है, ठीक है, उनके आपस में ही बस ये सब चल रहा है, तू इधर खिसक, तू इधर खिसक।
तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा क्या? टीचर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो अच्छे से समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। या मान लो जो सीट्स हैं, मान लो इंडिविजुअल सीट दी हुई है, ठीक है, कमी तो नहीं है जगह की, लेकिन मान लो सीट्स जो दी हुई हैं वो कुछ चुभ रहा है बच्चों को उनमें नीचे से, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चों को जो बात बताई जा रही है, जो मैसेज ट्रांसमिट किया गया है, वो अच्छे से डिकोड नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मैं बात करूं कि बहुत गर्मी है कक्ष में, पंखे ही नहीं चल रहे हैं, बच्चे पसीने पसीने हो रहे हैं, अप्रैल मई के मंथ है और बहुत पसीना आ रहा है बच्चों को, और टीचर कम्युनिकेट कर रहा है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझा रहा है, अपने विचार साझा कर रहा है, तो वहाँ भी एक बाधा उत्पन्न हुई है। और वो बाधा कैसी है? बाह्य बाधा है, भौतिक बाधा है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की, क्योंकि आज कम्युनिकेशन में तकनीक अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही है या निभाती है, तो लेकिन टेक्नोलॉजी हम उपयोग तो लेते हैं, बट वो बाधा का कारण भी बन सकती है ना, कि उस टेक्नोलॉजी में अपने आप में कई बार कुछ समस्या आती है तो वो बाधा का कार्य करती है। जैसे इनकम्पैटिबल डिवाइस, कई बार आपके जो उपकरण हैं वो संगत नहीं है, असंगत हैं, ठीक है। तो होता है ना वीडियो कॉल्स पे कई बार, या किसी भी तरीके से कि भाई नहीं ये पर्टिकुलर तरीके का डिवाइस है तो काम नहीं बनेगा, आपको तो इसके लिए दूसरे तरीके का डिवाइस चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। आपका डिवाइस, मान लो अभी आप क्लास ही देख रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन जो है उसमें सडन कोई इशू आ गया, इनकम्पैटिबल हो गया, वो असंगत हो गया, यानी चार्ज नहीं हो रहा है, या उसके वॉइस में इशू आ गया, कुछ भी इशू टेक्निकली आ गया, तो वो आपका उपकरण असंगत हो गया, वो एक बाधा है। फिर टेक्निकल ग्लिचेस, अब ये क्लास आप तक जा रही है, ठीक है, लेकिन कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, ठीक है, स्ट्रीमिंग में या रिकॉर्डिंग के दौरान जो नॉर्मल रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन आवाज़ कट 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 करके आ रही है, सडनली माइक की जो वायर है उसमें कुछ ग्लिच आ गया तो आवाज़ नॉर्मल वे में नहीं पहुंच पा रही है, या किसी भी तरीके की टेक्निकल इशू हो गई, तो वो भी बाधा का कारण है। फिर है तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता, कई बार हम तकनीक पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, इस कारण अपने आप में ये एक रीज़न बनता है कम्युनिकेशन के बाधा का, ठीक है, कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तकनीक पर निर्भर हैं। जैसे यहाँ हमारे कम्युनिकेशन में जो कमी है वो ये है कि सीधे सीधे फीडबैक नहीं रिसीव हो रहा है, और जहाँ प्रतिपुष्टि या फीडबैक नहीं प्राप्त होता इमिडिएटली, उस कम्युनिकेशन को हम पूर्णतः प्रभावी मान ही नहीं सकते। तो मैं कितना भी एफर्ट कर लूँ, ये जो संचार है ये पूर्णतः प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साथ में प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। फिर आती हैं संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, डिस्कस करते हैं। किसी भी औपचारिक संचार की हम बात करें तो वो किसी संगठन में होता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है। जैसे कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, कोई और कॉलेज है, किसी भी प्रकार की संस्था है, ठीक है। तो उस संस्था की जो संगठन है, जहाँ जो भी लोग वहाँ सम्मिलित हैं वो संगठन को बनाते हैं, तो कई बार उनसे संबंधित कुछ चीज़ें भी बाधा का कारण बनती हैं। जैसे पदानुक्रमिक संरचनाएं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो जो पदानुक्रम होता है, हायरार्की होती है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कि प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसके नीचे स्टूडेंट्स हैं, जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है वो है, फिर स्टूडेंट्स है। तो इन सबका आपसी जो संरचना है वो भी कई बार बाधा का कारण होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल तक कोई बात पहुंचानी है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि नहीं, प्रिंसिपल सर तक डायरेक्ट कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता, तो कभी भी टीचर्स जाने ही नहीं देते प्रिंसिपल तक किसी बच्चे को, ठीक है। तो वो एक हायरार्किकल इशू है, एक पदानुक्रम की संरचना से संबंधित समस्या है, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं हो पाता। फिर है नौकरशाही और नियम, ब्यूरोक्रेसी एंड रूल्स। ब्यूरोक्रेसी की अपनी समस्याएं होती हैं, जहाँ पर भी अफसर लोग या ब्यूरोक्रेसी कार्य करती है, वो अपने तरीके के रूल्स के अनुसार कार्य करते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, और कई बार वो नियम अपने आप में संचार को अप्रभावी बनाते हैं या एक बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑल्दो हमारे से ज़्यादा लिंक नहीं है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन में इनका ज़्यादा रोल नहीं है, तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
स्पष्ट नीतियों की कमी, कई बार किसी भी संगठन में जो नीतियां हैं वो यदि स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में पहले से पता नहीं है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है और वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो निश्चित ही संचार जो है वो अप्रभावी हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर है पर्यावरणीय बाधाएं, एनवायरमेंटल बैरियर्स। ये इन जनरल एनवायरनमेंट की बात करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। इन जनरल जो एनवायरनमेंट जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो समय की कमी, यदि सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी के पास समय की काफ़ी कमी है, जैसे मैं क्लास का सोच के चलूँ कि भाई आज तो आधा घंटा ही है और ये स्लाइड तो पूरी करनी है मुझे, ये टॉपिक तो पूरा करना है, तो मैं फटाफट कुछ भी बोल के और निकल लूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। या तुम्हारे पास समय कमी है, आज तुमने 2x पे किया, चलो मैडम आज तो आधे घंटे में क्लास निपटानी है मेरे को, और तुमने सुना 2x पर, कुछ समझ आया नहीं आया और चलो हो गए, फ्री क्लास हो गई। तो समय की कमी दोनों में से किसी के भी पास है तो वो भी बाधा का कार्य करता है। फिर है व्यवधान और बाधाएं, डिसरप्शन, इंटरप्शन। अभी किसी कारण से तुमको बार बार इंटरप्ट किया जाए, तुम सुन रहे हो मुझे, फिर कोई आता है, फिर अरे भाई ये सुन ऐसे कर, फिर तुमने उसकी बात सुनी, फिर तुम वापस पढ़ने लगे, फिर 5 मिनट बाद कोई आता है, यानी बार बार आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, बार बार रोका टोका जा रहा है, व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, तो वो पूरी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में भी बाधा बनता है। फिर है कार्यस्थल संस्कृति, वर्क प्लेस कल्चर। ये विशिष्ट संस्था या वर्क प्लेस की बात हो रही है कि कई जगह जहाँ हम कहते हैं ना ऑफिसेज में ऐसा कल्चर है कि विशिष्ट प्रकार का, कि लोग एक दूसरे से इसी प्रकार से बात करेंगे या इस ड्यूरेशन में तो बात ही नहीं करेंगे, लंच तक कोई किसी से चूँ भी नहीं बोलेगा। तो किसी वर्क प्लेस पर, किसी कार्यस्थल पर जो संस्कृति है वो यदि किसी विशिष्ट प्रकार के नियमों की बात करती है तो कई बार वो भी कम्युनिकेशन में या संचार में बाधा का कार्य करते हैं। तो ये हमने इन जनरल जो कम्युनिकेशन है उसकी बाधाओं की चर्चा की है। हम पर्टिकुलरली अप्लाई करेंगे एजुकेशनल कम्युनिकेशन या क्लासरूम कम्युनिकेशन पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने इन जनरल सारा जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है उसको समझा है कि कैसे संचार को परिभाषित करते हैं, संचार की प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप्स क्या होता है, संचार की प्रक्रिया में किस किस प्रकार की बाधाएं हैं, संचार के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सारी चर्चा आज हमने कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन को यानी संचार के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।